डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो हमारे एक्स नेवी ऑफिशियल्स थे उनका जो कतर में अरेस्ट कर लिया गया था उसके ऊपर क्या नया अपडेट है उस केस के अंदर, या फिर मैं बात करूँ कि कैसे दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो कैसे घटता हुआ जा रहा है। तो वो सिर्फ एक दिल्ली का ही कंसर्न नहीं है बल्कि पूरे देश का कंसर्न है। तो आज इन्हीं दो मेन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। अभी जो मेरे नए दोस्त इस एपिसोड में मेरे साथ नए जुड़ते हैं उनको बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग आर्टिकल्स भी डिस्कस करते हैं द हिंदी न्यूज़पेपर से, प्लस उसके साथ में हम हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या फिर मैं बात करूँ हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है उस पर भी फोकस हमारा रहता है। तो उसी सिलसिले में आप लोगों से हर रोज़ जो है आप लोगों से एक नया कोट शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। तो डियर फ्रेंड, इसी को लेकर जो आज का कोट है वो है द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी एक डियर फ्रेंड्स आपको एक कहावत, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुनी होगी, कि मान लीजिए अगर आप किसी रूम के अंदर हैं एंड यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दैट रूम, तो प्रोबेबली यू आर इन अ रॉन्ग रूम। तो ये कहावत होती है अगर आप मान लीजिए किसी एक रूम के अंदर है जहाँ पे सबसे स्मार्ट इंसान अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आप एक गलत रूम में। इसका मतलब ये भी है कि आप जो आपने ये भी सुना होगा कोई भी परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया के अंदर। तो वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आपको दिन ब दिन जो है एक डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना है अपॉन योर स्किल्स। आप स्किल्स को आप किसी भी वे में ले सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को लेकर भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑल मोस्ट ऑफ द यू आर फ्रॉम स्टूडेंट फेस एंड रिमेनिंग अगर मान लीजिए आप वर्किंग फेस में भी हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक जगह काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी स्टक ऑन दैट प्लेस। आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है अपनी स्किल्स के अंदर, अपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर, या अपनी जो भी प्रेजेंटेशन स्किल्स है या आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है इनके ऊपर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप जीवन भर एक ही स्टेज पे रहना नहीं चाहेंगे, राइट? आप अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना ज़रूर चाहेंगे। तो इसीलिए द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज़ द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हर कहीं पे नोबडी इज़ परफेक्ट, तो हर जगह एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो हमेशा रहती ही है। आप कभी भी एक परफेक्ट नहीं हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। मान लीजिए अगर आप आज मान लीजिए अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कोई और जो है वो 4.5 घंटे या 5 घंटे पढ़ाई कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह स्टक होना चाहेंगे लाइफ के अंदर, और ये ज़रूरी भी है बिकॉज इट इज़ अ चेंजिंग फेस। ये एक आज एट अ स्पीड ऑफ लाइट ही दुनिया बदल रही है, तो ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि आप उस पुराने ही अपने फेस में रहें। अगर आज आप एक लेवल पे हैं, सर्टेन लेवल पे हैं, तो ट्राई कीजिए आप जो है अगले दिन अपने आप से एक बेहतर चीज़ बने। आप जो आज है उससे कहीं ना कहीं 1% इम्प्रूवमेंट आप में ज़रूर हो। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आप अचानक से ही, मान लीजिए अगर आपने डिसाइड किया है आज कि मैं कल से जो अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, जो भी वाइज अगर आप करना चाहते हैं, आप फिजिकली वाइज या मेंटल वाइज अगर आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं आपको एक बिग लीप लेने की ज़रूरत है कल। ऐसा नहीं कि अगर आप आज 8 बजे उठते हैं तो कल से आप 5 बजे अपना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और इसके लिए ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट आपको करना है स्लो, एंड ग्रेजुअल जो इंक्रीजमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपको परफेक्शन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कंसिस्टेंसी की ओर। आप कंसिस्टेंटली अगर एक चीज़ को पकड़ के उस चीज़ पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव अपॉन दैट। मान लीजिए अगर आप आज 8 बजे उठते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कल सुबह जो है वो 7:55 पे या 7:50 पे उठने की कोशिश करें, एंड ऐसे धीरे धीरे जो है अपने टाइम को कम कर दें, एंड यू विल सी कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 5 बजे उठने लगेंगे। तो सिर्फ ये उठने के लिए या फिर इसके लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। आप चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई के लिए वैसा कुछ सोच रहे हैं कि आपको पढ़ाई के लिए जो आवर्स उनको इंक्रीज करना है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल आप 6 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आज अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि कल आप 3 घंटे और 15 मिनट पढ़ें। तो ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। तो डिफरेंस ये था आज का पहला कोट। अगर आप इस चीज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू डेफिनेटली ये एक बिगेस्ट आपके लिए एक लर्निंग होगी आज के लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। आज का जो सवाल है कि इन टोटल हाउ मेनी चाइनीज ऐप्स आर बैन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट सो फार। आपको पता होगा डिफरेंस कि हाल ही के अंदर पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने जो काफ़ी कुछ जो चाइनीज़ ऐप्स हैं या हार्मफुल ऐप्स हैं उनको इंडिया से बैन किया है। तो आपको बताना है कि टोटल आपको जो है एक पर्टिकुलर नंबर मेंशन करना है कि कितने ओवरऑल ऐप्स जो है वो चाइनीज़ ऐप्स बैन किए इंडियन गवर्नमेंट ने। अगर आपको नाम पता है कुछ का तो वेल एंड गुड, आप वो नाम से अपना जो नाम है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फिगर भी पता है तो आप वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड अगर आपको इसके बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन है या प्रॉपर आंकड़े याद नहीं है तो मैं आप चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, आपको कुछ नाम भी पता लगेंगे इसी बहाने।
देन उसका अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टिक कीजिएगा, बिकॉज आप जब कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड आर्टिकल्स। आज है 6 नवंबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर वो है मच टू लूज इफ द इंडियन वेटरन्स इन कतर केस पोस्टर्स। अभी डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा हमने पहले भी इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया है, अगर आप रेगुलर रहे इस क्लास के अंदर, कि कैसे हमारे जो एक्स नेवी ऑफिसर्स थे, 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स थे, उनको कतर की सरकार ने एक डेथ सेंटेंस यानी डेथ पेनल्टी की सज़ा दी थी, बिकॉज उन पर आरोप थे कि कुछ जो प्राइवेट पेपर्स होते हैं वो किसी सबमरीन के ऐसे कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर जो होते हैं वो लीक करें थर्ड कंट्री को। तो ऐसे में इस चीज़ को या इस केस को लेकर कुछ नए हाईलाइट्स आए हैं वो या फिर नए अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। Sentencing of the Indian Navy officials on 26th of October, 8 former Indian Navy officials were sentenced to death in Qatar. They had been held in Qatar for unknown charges since August 30 for the next previous year. अभी हुआ क्या कि दोस्तों, पिछले महीने की 26 तारीख के जो है कुछ हमारे जो एक्स नेवी ऑफिशियल्स थे जो कतर के अंदर काम कर रहे थे, तो उनके पास कुछ ऐसे एलिगेशंस थे जिनके कारण उनको जो एक डेथ पेनल्टी है उसकी सज़ा दी गई थी। Surprise sentencing, the decision to sentence all 8 veterans to death came as an unexpected outcome and shocked in the establishment. अभी इस केस को लेकर जो है नया अपडेट दोस्तों ये है कि पहले तो इतनी कुछ खास चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की गई थी कतर सरकार के द्वारा, लेकिन अब कुछ चीज़ें जो सामने आई है। अब इसमें पहली चीज़ ये पता चली कि जो केस है ये इनके ऊपर आज का केस नहीं है, यानी कि जो 8 नेवी ऑफिशियल्स के ऊपर जो केस चल रहा है वो लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे कि जो नेवी ऑफिसर्स थे वो इंडिया के थे, तो इंडियन सरकार को इस बारे में कुछ खास खबर नहीं थी, बिकॉज कतर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था। तो ये एक नई शॉकिंग चीज़ है कि एक सरप्राइज की चीज़ भी है कि बिकॉज 1 साल से आप किसी इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं या फिर इंडिया के जो लोग हैं उन पे केस वगैरह चल रहे हैं, बट स्टिल द इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो ये एक काफ़ी सरप्राइज की बात है फॉर इंडियन गवर्नमेंट। ओपेसिटीज़ इन चार्जेस की बात करूँ दोस्तों, तो एंटायर लीगल प्रोसेस फ्रॉम ट्रायल टू कन्विक्शन वॉज कंडक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट सीक्रेसी कैचिंग द इंडियन साइड बाय सरप्राइज। अब जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये 1 साल से जो केस चल रहा है इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया था, एंड नाउ अचानक से ऐसी कुछ चीज़ें सामने आती है, तो डेफिनेटली एंड खास करके बात करूँ कि जो जो एक्स नेवी ऑफिशियल्स है, तो क्योंकि गवर्नमेंट के पहले नेवी हमारे जो आर्म फोर्सेस है उनके भी वो उनके सोल्जर्स हैं, तो ये एक चीज़ जो है कि सोल्जर्स को आप ऐसे कन्विक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे में चीज़ें जो है वो और मुश्किल हो जाती है सरकार के लिए, कतर सरकार के लिए, क्योंकि इतना प्राइवेसी मेंटेन करना किसी भी इन सभी चीज़ों को लेकर, तो ये एक खासा सरप्राइज़ की बात है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी। बैकिंग ऑफ द कंपनी की बात करूँ तो हमारी कंपनी जो है, अब पहले इस कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था, बट नाउ द नेम ऑफ द कंपनी इज़ डिस्क्लोज्ड। अब जो कंपनी का नाम है वो है ओमानी कंपनी दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज बेस्ड इन दोहा। द कंपनी स्पेशलाइज इन ट्रेनिंग कतर एमरी नेवल फोर्सेस। अभी हुआ क्या है दोस्तों कि ये जो कंपनी है यानी कि जो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज बेस्ड इन दोहा है, यानी दहारा इस कंपनी का नाम है, एक प्राइवेट फर्म है जो क्या करती है कि जो कतर की नेवी फोर्सेस है उन सभी के जो सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेन करती है। तो ऐसे में हुआ क्या है कि इस कंपनी में यानी कि बिकॉज आपको पता है कि कतर जो है अगर हम बात करूँ डिफेंस रिलेटेड चीज़ों की, तो इसमें ऐसा कुछ खासा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इसी के लिए क्या करता था कि पहले पाकिस्तान या फिर जो दूसरे देश है वहाँ पे अपने सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाता था, या उनके ज़रिए जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड की जाती थी उनके द्वारा इनके सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती थी। बट ऐसे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या मैं बात करूँ लैक ऑफ रिसोर्सेज की या फिर एक लैक ऑफ ट्रस्ट जो होता है, उसके कारण कतर की जो सरकार है उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया था कि अब जो उनके सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग उन्हीं के देश में की जाएगी, बट बाय द प्राइवेट फर्म्स जो होती है, यानी कि ये जो कंपनी है दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज अभी एक प्राइवेट कंपनी है जो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर ऐसे कुछ नए इन्वेंशंस होते हैं वो करके इनके यहाँ की नेवी को जो है ट्रेन करती है। अब चैलेंजिंग लैंडस्केप बदलता जा रहा है, बिकॉज कतर हैड ट्रेडिशनली रिलाइड ऑन पर्सनल फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान बहरीन फॉर नेवल ट्रेनिंग टर्न टू प्राइवेट एंटरप्राइज ड्यू टू कंपैटिबिलिटी इश्यूज एंड डिलेज इन कोऑपरेशन विद इंडिया। अभी आपको पता होगा डियर फ्रेंड्स कि हमारे इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे बात करूँ आर्मी नेवी एयरफोर्स की, तो इन सभी के अंदर क्या होता है कि जब भी ऑफिसर्स की जहाँ पे ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं यानी कि इंडिया के जो कैडेट्स हैं सिर्फ वही ट्रेनिंग नहीं करते हैं, बल्कि नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान है या नेपाल है, तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है या फिर इंडियन
नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इनके अंदर ट्रेन होने आते हैं। तो बिकॉज इन सभी देशों की इंडिया के साथ टाइज काफ़ी अच्छा है, इसलिए ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपने जो लोग हैं या फिर जो आंखें के जो कैडेट्स हैं वो यहाँ पे इसलिए आ जाते हैं। बट बिकॉज कतर के साथ इंडिया का ऐसा कुछ खास रिलेशन नहीं था, तो इसीलिए कतर के जो डिफेंस पर्सनल्स थे या फिर डिफेंस जो कैडेट्स थे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग लेने ही भेजा जाता था। तो इसलिए उनका ज़्यादातर फोकस रहता था कि वो जो है वो पाकिस्तान या बहरीन से अपने नेवल की जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ली जाए। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपेटेबिलिटी इश्यूज़ के कारण उन्होंने अभी ये सोचा है कि अब क्यों ना जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको वहाँ ना भेज के अपनी खुद की ही देश के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके द्वारा जो नेवल कैडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए। अब इनमें इन सभी के अंदर से यानी कि जो इतने सारे आरोप लगे हैं इनके कारण जो है वो जो एक मतलब जो टीम थी यानी कि जो 8 जो एक्स नेवी ऑफिसर थे उनमें से ही एक कमांडर प्रलेदू तिवारी जो थे वो काफ़ी हाईलाइट में रहे इस पूरे ही केस के अंदर। बिकॉज ऐसा बताया जा रहा है कि जो नेवल ऑफिसर थे यानी कमांडर तिवारी जो थे वो काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड नेवल वेटरन है, बिकॉज उन्होंने सक्सेसफुली कुछ एंटरप्राइज को भी रेप्लिकेट किया है, या फिर मैं बात करूँ कि कैसे सक्सेसफुली उन्होंने अपना काम जो है सिंगापुर में किया है। एंड ये जो सेम मॉडल है वही उन्होंने कतर के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया है। अब कमांडर प्रलेदू तिवारी, one of the 8 men, was a distinguished naval veteran who created a successful enterprise in Singapore and replicated the model in Qatar। अब बिकॉज ये जो 8 लोगों की टीम है एक्स नेवी ऑफिसर्स की, ये जो हमारी इंडिया के जो नेवी ऑफिसर्स थे, एक्स नेवी ऑफिसर्स थे, ये काफ़ी अपने काम को लेकर वेल एंड गुड थे। तो ऐसे में जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया नेवी से, देन दे मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंट नेशन। तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना काम का जो एक वो कहता है ना कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन करी, और उसी वजह से उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया, चाहे बात करूँ सिंगापुर की, चाहे बात करूँ कतर की। अभी नेचर ऑफ नेटवर्क जो है, द वेटरन्स वर प्राइमरी इन्वॉल्व इन जूनियर लेवल ट्रेनिंग एंड हैड नो इन्वॉल्वमेंट इन सबमरीन प्रोजेक्ट्स। अभी दोस्तों हुआ क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो ऑफिसर्स थे इनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि इन्होंने कोई जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है उसकी सीक्रेट जो फाइल्स थी या फिर ऐसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करी है। तो ऐसा कुछ, बिकॉज यहाँ पे दूसरा एंगल भी सामने है जिसमें पता चला है कि जो ऑफिसर्स थे इनका इन्वॉल्वमेंट एज सच कोई हाई लेवल पे नहीं था, बिकॉज इनका जो काम था वो जूनियर लेवल पे ही था, जहाँ पे ये सिर्फ कुछ जो जूनियर लेवल ट्रेनिंग होती है उसको ही संभाल रहे थे, ना कि कोई सबमरीन प्रोजेक्ट है उसको संभाल रहे थे। तो ऐसे में चीज़ें जो है वो क्लैश करी एक दूसरे के साथ, कि जहाँ पे कतर का कहना है कि इन्होंने कैसे जो सबमरीन की इन्फॉर्मेशन है वो लीक करी है, वही दूसरी तरफ जो कंपनी है जिन कंपनी में यहाँ काम करते तो उनका ये कहना है कि ये लोग जो है या फिर जो 8 नेवी ऑफिसर्स थे, एक्स नेवी ऑफिसर्स, इनका इतना बड़ा कोई रोल नहीं था, यानी इतनी कोई हाई लेवल पोस्ट पे लोग काम भी नहीं कर रहे थे, तो सिर्फ एक जूनियर लेवल पे जो ट्रेनिंग होती है उसको ही संभाल रहे थे। अब जो कमांडर तिवारी हैं वो उन पर तो ऐसे कुछ आरोप लगाना ये तो एक तरीके से सही भी नहीं है, बिकॉज जो कमांडर तिवारी हैं वो एक प्रतिष्ठित जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें से एक है, बिकॉज उन्हें दिया गया था प्रवासी भारतीय सम्मान बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतनी बड़ी जब आप अचीवमेंट हासिल करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि जब आपके पास अब इतने एक्सपर्ट हैं अपने काम के अंदर, या फिर आपने अपना जो ईमानदारी है उसके प्रति जो काम किया है, ईमानदारी से काम किया है अपने देश में भी, अपने देश में ही और दूसरे देशों में भी, तो ऐसे में आप ऐसे कुछ आरोप लगाना ऐसा ऑफिसर के ऊपर, तो ये एक कहीं बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बिकॉज एक प्रेस्टीज जो होती है किसी भी इंसान की वो उसके लिए सब कुछ होती है, और आप जो है एक बिन किसी ठोस सबूत के बिना अगर आप उस इंसान पे इतने बड़े आरोप लगा देते हैं, खास करके एक ऐसे इंसान पे जो अपने काम के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड है, देन तो दिस विल नॉट वर्क इन दिस वे सेम वे। तो बताया गया कि कैसे प्रणब जो हमारे कमांडर थे, कमांडर तिवारी, तो ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2019 फॉर इनहेंसिंग इंडियाज इमेज अब्रॉड। जैसे मैंने बताया ना आपको कि कैसे सिंगापुर में इन्होंने काम किया है, वो भी इतने हाई लेवल पे या इतने अच्छे तरीके से। तो इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ खुलासा हुआ है कि कैसे जो नेवी ऑफिसर्स थे वो कैसे टॉप ऑफ द नॉच ऑफिसर्स थे। कंट्रीब्यूशन टू कतर, अब इंडियन वेटरन जो है इंटीग्रेटेड इनटू कतारी सोसाइटी लिविंग विद देयर फैमिलीज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज डेवलपमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ HRH शेख तमीम बिन हमद अल तहानी। अब ये जो HRH है, या फिर मैं बात करूँ शेख तमीम बिन हमद अल तहानी, अब ये कतर के एक तरीके से आप मान लीजिए के राजा हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है इन्हीं के थ्रू चलती।
तो इनकी जो लीडरशिप है, इनके अंदर ये जो सभी जो एक्स-नेवी ऑफिसर्स थे, ये वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे अपना काम करते थे, अपनी फैमिली से साथ वहाँ रहते थे। तो ऐसे कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने किए हैं कई समय से। एंड ऐसे में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस होते हैं फ्रॉम ऑल दीज ऑफिसर, तो ऐसे में ये कतर सरकार को ये नहीं बोलना चाहिए कि इन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया है इतने सालों से, एंड अचानक से अगर आप उन पर ऐसा आरोप लगा देते हैं तो दिस विल नॉट वर्क द सेम वे। तो ये एक तरीके से जो एक रिलेशन होता है बिटवीन दो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो ये एक चीज़ों को तो है वो ख़राब बिल्कुल करता है। तो ऐसे में जो दूसरे लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक ट्रस्ट इशू जो है वो क्रिएट कर देता है। तो लीगल ऑप्शन जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी तक इंडिया प्रोसीड कर चुकी है, बिकॉज इंडिया हैड प्रोवाइडेड लीगल असिस्टेंस एंड देयर आर स्टिल 2 levels ऑफ लीगल रिसोर्स अवेलेबल इन कतर। However, the situation could impact diplomatic ties between India and Qatar, especially in light of Qatar's emerging role in Hamas-Israel conflict and India's support for the Palestine cause. अभी दोस्तों ये जो चीज़ है ना कि अब इंडिया के ऊपर अब अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये कहता है ना कि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, या फिर 2 level की जो मीटिंग है या फिर 2 level की जो असिस्टेंस है वो और प्रोवाइड कर सकता है इंडिया टू दिस ऑफिसर्स। बट बात यही है ना कि अब जब बात चल रही है इंडिया कतर रिलेशंस की, तो वहाँ पे बात आ जाती है इंडिया और या फिर मैं बात करूँ इजराइल हमास रिलेशंस की भी, बिकॉज कतर जो है एक इमर्जिंग पावर है उस मिडिल ईस्ट रीजन में। वहीं इजराइल जो है आपको पता ही है वो ऑलरेडी स्टैंड स्ट्रॉन्ग है उस एरिया में, बिसाइड की जो हमास है उसका अटैक इतना चल रहा है। तो ऐसे में अगर इंडिया हम इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है तो ये कुछ चीज़ें जो है वो कतर को खटक सकती है, बिकॉज कतर इज़ नॉट द इन फेवर ऑफ इजराइल एंड इज स्टिल सपोर्टिंग हमास। तो ऐसी कुछ चीज़ों के कारण ये जो रिलेशन है या फिर ये केस जो है ये थोड़ा और वर्सन अप होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो टॉप प्रायोरिटाइज डिप्लोमेटिक है उनको सभी को इसके अंदर इंगेज होना चाहिए इस केस के अंदर, एंड सून एज पॉसिबल जो चीज़ें हैं इन सभी नेवी ऑफिसर्स के लिए उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए एंड ब्रिंग देम होम एज सून एज पॉसिबल। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड। आज का सेकंड आर्टिकल है इंडियन स्टेट्स शुड इंश्योर ग्रेटर कंप्लायंस ऑन एयर पोल्यूशन। अभी डियर फ्रेंड्स, आपने इस बारे में काफ़ी सुना भी होगा कि कैसे हर साल जो है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का लेवल है इन द मंथ ऑफ नवंबर वो सडनली इंक्रीज अप हो जाता है। तो ये जो एक विषय है ना दोस्तों, ये सिर्फ दिल्ली के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये हमारे पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। बिकॉज एयर क्वालिटी जो डिपेंड करती है वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती है कि कितना पोल्यूशन जो है गाड़ी के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कुछ अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं जिनके ऊपर कहीं किसी जगह का पोल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली इतना पोल्यूशन कर रहा है, इनके जो नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे बात को हरियाणा, पंजाब या फिर वेस्टर्न यूपी, तो इन सभी के कारण जो भी कहते हैं ना कि वो एक एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है उसको जलाने के कारण भी पोल्यूशन होता है। तो ऐसे कुछ कारणों के ऐसे कुछ रीज़न की वजह से जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो एनुअल एयर क्वालिटी चैलेंज दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग स्टेट फेज एन एनुअल एयर क्वालिटी चैलेंज व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून रिसीड्स। अभी आपको पता है हाल ही के अंदर जो मानसून सीजन है वो ख़त्म हुआ है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर विंटर सीजन। एंड ऐसे में अगर पोल्यूशन और बढ़ेगा तो जब बारिश होती है तो कैसे जो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको रेन ड्रॉप अपने साथ जो है सेट अलाउन कर लेती है, बट ना अब कोई जो बारिश होगी भी नहीं। तो ऐसे में क्या होता है जो पॉल्यूटेंट्स हैं हवा के अंदर वो ज़्यादा समय तक हवा के अंदर रहते हैं, उनका इम्पैक्ट जो है वो जस्ट डबल हो जाता है। अब सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन बताए गए हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पावर जनरेशन जो है, या फिर बात करो एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू है उसको बर्न करना, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर वेस्टर्न यूपी हो, इन सभी के अंदर एग्रीकल्चर रेसिड्यू का जो बर्निंग है वो एक मेन रीज़न है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का। अब स्टेलमेट एयर क्वालिटी को बताया गया कि द एयर पोल्यूशन सिचुएशन इन द रीजन हैज़ रीच्ड अ स्टेलमेट इंडिकेटिंग दैट द प्रॉब्लम हैज़ नॉट बीन इफेक्टिवली एड्रेस्ड। अभी हर साल आपको पता होगा कि कैसे जो दिल्ली सरकार है या पड़ोसी राज्यों की सरकार है वो एक कुछ बिल्स या फिर ऐसे कुछ लॉज बनाती है जहाँ पे ये कहा जाता है कि पराली जो है या फिर जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको जलाया नहीं जाएगा, या फिर जलाया जाएगा तो कुछ ऐसे तरीक़ों से जलाया जाएगा जिससे जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी कम हो। बट देन अगेन हर साल जो प्रॉब्लम है ये अगेन हमें देखने को मिलती है। तो ये दर्शाता है कि ये जो स्टेट्स हैं ये कितने सीरियस हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, एंड यही दर्शाता है कि इस चीज़ों को लेकर यानी कि पॉल्यूशन जो है दिल्ली में, इस चीज़ को लेकर ना तो दिल्ली सरकार इतना कुछ खास काम कर रही है, ना फिर ये जो बाकी पड़ोसी राज्य हैं इन्होंने भी अभी तो कोई ठोस कदम उठाए इस चीज़ को लेकर।
अब रोल ऑफ कमीशन जो है, अब जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है CAQM, अब इस चीज़ को गठित किया गया था, बट इसका जो रोल है वो यही है कि जो एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर या फिर नेबरिंग स्टेट्स के अंदर, उसको एक एड्रेस करना या फिर इसके कारण जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी के ऊपर या लोगों के ऊपर, उसको एड्रेस कर पाना। अब इट इज़ एन एक्सपर्ट बॉडी बट इट्स पावर आर लिमिटेड, प्राइमरली ऑफरिंग रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी डिटीरियरेशन। अब ये जो एक कमेटी बनाई गई है, इसकी पावर्स कुछ लिमिटेड बताई गई है, बिकॉज अब ये कमेटी जो है इसका काम इतना ही है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मेजर करेगी एंड देन उसके बाद ही कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो दे पाएगी सरकार को। अब इस सरकार को रिकमेंडेशन द्वारा एक अलग चीज़ है, बट उस रिकमेंडेशन के ऊपर वर्क करना एक अलग चीज़ है। एंड ये दर्शाता है कि जो सरकार है वो कितना ज़्यादा इन कमीशन जो है या फिर ये मैंने आपको बताया ना CAQM जो है, इसकी बातों कितना स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करती है, बट एज सच अभी तक कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिला नहीं है। अब एयर क्वालिटी ट्रेंड जो है आपको बताया दोस्तों, जब मैं बात करूँ जनवरी से लेकर अक्टूबर एंड तक जो एयर क्वालिटी है वो दिल्ली की मॉडरेट टू काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, इस बीच में लाई करती है। एंड देन जैसे ही नवंबर आता है या फर्स्ट वीक नवंबर का जैसे ही एंटर करता है तो चीज़ें जो है या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वर्स्ट की तरफ चला जाता है। एयर क्वालिटी नवंबर रिमेन सिग्निफिकेंट कंसर्न। अब मैंने बताया ना कि जनवरी टू अक्टूबर जो है वो डेली एवरेज एयर क्वालिटी की वो काफ़ी ज़्यादा सही रहती है एज़ कम्पेयर टू दीज 2 months, बट जैसे ही नवंबर आता है तो डिफरेंट के कारण मैंने आपको जैसे बताया ना कि रीज़न जो है, चाहे वो बरसात का चला जाना, क्योंकि जब बरसात होती है वो तो पोल्यूटेंट्स को दबा देती है, बट अब क्योंकि बरसात नहीं होती है तो पोल्यूशन के जो कण होते हैं वो लंबे समय तक हवा के अंदर रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अब क्रिटिकल मंथ फॉर पोल्यूशन नवंबर हैज़ बीन अ क्रिटिकल मंथ फॉर एयर पोल्यूशन रिसेंट ईयर्स विद सेवरल डेज एक्सपीरियंसिंग सीवियर एयर क्वालिटी। अब कुछ समय पे तो ऐसा दिन आता है जहाँ पे जो सरकार जो है उन्हें छुट्टी करनी पड़ती है, जो सरकारी चाहे मैं बात करूँ स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, इन सभी की छुट्टी करनी पड़ती है, बिकॉज विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है कुछ समय पे। तो ये एक नवंबर के महीने में त्यौहार भी है, या फिर मैं बात करूँ जो पराली जलाने का समय है तो इस समय पीक पे रहता है। तो ये कुछ महीना जो है या फिर नवंबर का जो महीना है ये काफ़ी चिंताजनक है, और ऐसे में ये एक हाई टाइम है जहाँ पे सरकार को एक हाई स्टेप लेने की ज़रूरत है ताकि ये जो एयर क्वालिटी है इसको सुधारा जा सके। स्टेबल बर्निंग जो है बट ये एक मेजर कंसर्न है फ्रॉम द पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, बट मोस्ट सच एक्टिविटीज़ आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग वीक्स। अब ऐसे में आने वाला समय जो है उसके अंदर ये जो स्टेबल बर्निंग है ये तो एक मेन रीज़न है ही, बट आने वाला समय जैसे दिल्ली के अंदर स्मोक हो जाती है तो इसका मेन कारण यही है पॉल्यूटेंट्स जो है, जैसे आपको बता रहा हूँ कि व्हीकल है या सभी चीज़ें जो है वो एक साथ मिक्सअप हो जाती है। चाहे बात करूँ पराली जलाने से पॉल्यूशन होता है या गाड़ी चलाने से या फिर फैक्ट्री चलने से, तो ये सभी फैक्टर जब एक साथ मिल जाते हैं तो चीज़ें जो है वो और ख़राब हो जाती है दिल्ली के लिए। Challenges beyond stubble burning. Addressing the November air quality challenge requires tackling other significant issues such as vehicular pollution and construction dust. अभी जो स्टबल बर्निंग है वो तो एक अलग चीज़ हो गई, यानी कि ये भी पोल्यूशन का कारण है, बट इससे पहले जो इतने सालों से यानी कि कितने सालों से ही ये जो हम देखते हैं ना कि व्हीकल से पोल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन से जो पोल्यूशन होता है, इसको टैकल करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो स्टेबल बर्निंग का इशू जो आता है ये सिर्फ नवंबर महीने में आता है, बट ये जो बाकी चीज़ें हैं चाहे व्हीकल पोल्यूशन है चाहे कंस्ट्रक्शन डस्ट है ये तो साल भर ही रहता है। तो ऐसे में इन चीज़ों को पहले जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत बताई गई है। एंड देन कोऑर्डिनेशन इन कंप्लाइंस जो है मैंने आपको बताया कि कैसे अब ज़रूरत है कि जो सरकारें हैं डिफरेंट स्टेट्स की वो एक साथ आए एंड चीज़ों को जो है वो सीरियसली लेके अब आपको पता होगा कि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली का आज का इतना हाई है कि अगर आप आज दिल्ली के अंदर खड़े हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो दैट इज़ इक्वलेंट टू यू आर स्मोकिंग 24 सिगरेट्स एट अ टाइम। तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है दिल्ली की जो हवा है उसका। द नीड फॉर अ ग्रेट कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लायंस विद इन दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग स्टेट टू एड्रेस द एयर क्वालिटी चैलेंज इफेक्टिवली। Concentrated approach the address to air pollution challenge of November, indicating that this may require a stricter measure and greater inconvenience for the public. अभी स्ट्रिक्ट जो चीज़ें हैं या फिर स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। पहले भी ये जो ऑड इवन फॉर्मूला आपने सुना होगा कि कैसे दिल्ली के अंदर ऑड इवन फॉर्मूला चलाया गया था, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल एनीमोर। सो ऐसे में ज़रूरत है कि अब सरकारें जो है वो अपने प्लान्स को थोड़ा रिविजिट करें, जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा और प्रैक्टिकली देखें लोगों के लिए कि कैसे और सुविधाजनक जो है लोगों के लिए बनाया जा सके कि एयर पोल्यूशन कम से कम हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ के द्वारा हो, चाहे व्हीकल्स के द्वारा, चाहे स्टेबल बर्निंग के द्वारा।
तो ये था हमारा सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कैसे डिफरेंट फैक्टर जब एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो कैसे दिल्ली की जो हवा है वो वर्सन अप हो जाती है। चाहे वो मैं बात करूँ रोल ऑफ रेन का भी एक रोल था, चाहे बात करूँ पराली का या फिर स्टबल का या फिर व्हीकल्स पॉल्यूशन का, तो इन सभी को एक साथ एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिकॉज इतने सालों से जो चीज़ें चलती आ रही है दैट इज़ नॉट वर्किंग वेल। तो ऐसे में अगर हर साल चीज़ें वर्सन अप होती जाएंगी तो ये एक हाई अलार्मिंग या रेड सिग्नल है फॉर बोथ द नॉट जस्ट फॉर दिल्ली बट फॉर द जो नेबरिंग कंट्रीज नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके लिए भी। नो डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स हेडलाइंस। आज की कुछ हेडलाइंस चेकआउट कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने संडे को लगभग 22 से ज़्यादा इलीगल बैटिंग ऐप्स है उन या फिर वेबसाइट्स है उनको बैन कर दिया है। एंड मैं बात करूँ जडेजा जो है रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेटर, उन्होंने ज्वाइन किया युवराज सिंह को एज इन फर्स्ट इंडियन स्पिनर विद द वर्ल्ड कप 5-4। अभी युवराज सिंह जो है उनके बाद जडेजा है जो है या फिर रविंद्र जडेजा जो है वो सेकंड ऐसे स्पिनर बन गए हैं भारत की जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर एज ए स्पिनर 5 विकेट्स अटेन किया हो। बात करूँ वुमेंस एशियन हॉकी की, तो इंडिया ने जो है अपना दमखम दिखाते हुए वापस से इस चैम्पियनशिप को दोबारा जीत लिया है। तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द गर्ल्स। एंड भूटान के जो किंग है वो इस सप्ताह मीट करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑन द आसाम बॉर्डर प्रोजेक्ट एजेंडा। अब ये जो आसाम का जो बॉर्डर है उस चीज़ को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, तो उन सभी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो भूटान के किंग है वो भारत पे आए हुए हैं एंड इनकी मीटिंग है विद आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको सभी चीज़ें आसान लगी होंगी। आपने समझा होगा कैसे ये जो 22 ऐप मेरा जो आपसे सवाल किया था कि चाइनीज़ ऐप से बैन है वो इसी करंट अफेयर से रिलेटेड था। सो या दैट्स आवर एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप। अगर अपना वीडियो आपको जो भी सवाल है या जो भी क्वेश्चन है, अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आप वीडियो को देख रहे हैं थैंक यू सो मच। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फॉर मोर बाइट साइज नॉलेज आप इस चैनल पे शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, बिकॉज आप में से कुछ लोग जो हैं उनका मुझे मैसेज आता है कि सर आप वीडियो अपलोड जब करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी सब्सक्राइब कर लिया है तो डोंट मिस दैट बेल आइकन, ताकि आपको रोज़ सुबह जो है 9 बजे अपडेट मिल जाएगा ना, यू विल सी द न्यू वीडियो। So yeah, that's it. This is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and I will see you in the next episode.